अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम फ़ेस टू फेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ईरान की जानिब से जो 15 निकात अमेरिका की जानिब से दिए गए थे और ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान इसमें पूरी एफर्ट्स भी कर रहा था, लेकिन मुज़ाकरात कैसे हों जब एक तीसरा जॉर्ज डब्ल्यू बुश बड़ा एयरक्राफ्ट जब दोबारा से अमेरिका ने उतार दिया है समुद्री हदूद में और वहाँ से अब एयरक्राफ्ट के ज़रिए अटैक किया जाएगा ईरान पर, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? जब ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात के लिए हम वेलकम करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बड़े बड़े बयानात देते हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन फिर अचानक इसराइल की जानिब से जब ईरान पर रात गई अटैक कर दिया जाता है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? दूसरी जानिब हौसियों की जानिब से भी फिर इसराइल के अंदर जो मगरबी किनारा है वहाँ पर उन्होंने फिर तबाही मचाई है, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ आप लेबनान में, यमन में, इराक में, ईरान में कर रहे हैं, ये उसके जवाब में हमने कहा है। तो ये सारी इस वक्त की सूरत हाल है। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि यूक्रेन और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। उस डिफेंस पैक्ट में क्या कुछ होगा, आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। हमारे साथ बहुत ही हमारे स्पेशल एक्स एम्बेसडर हैं जावेद हुसैन साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वेलकम टू द शो। और इसके अलावा ईरान के साथ, ईरान से हम सहाफ़ी मौजूद है हमारे साथ, और ईरान के अंदर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है बहुत ही डिटेल में हमें मोहम्मद हुसैन बाकिर बताएंगे। आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जावेद हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँगी। हमें ईरान की जो सिचुएशन है, जो बाकी तमाम हर जगह पर रिपोर्टिंग भी हो रही है, कैसे अटैक किए जा रहे हैं, फिर हौसियों के बारे में भी हम आपसे डिटेल में पूछेंगे। लेकिन अभी एवरीबडी वांट्स टू नो, ये जो एक नया मुआहिदा हो रहा है सऊदी अरब का, एक तो डिफेंस पैक्ट हमारे साथ भी है ना, ये उससे कितना मुख्तलिफ है? और ये डिप्लोमेटिक मूव जो कि सऊदी अरब ने चली है यूक्रेन के साथ मिलकर, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र की, जिसमें ये कोशिश देखा जाएगा किस तरह से सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जा सकता है और किस तरह से इसको अमन की तरफ ले जाया जा सकता है। ये मामला ये जो है तो आसान ये काम नहीं है, और इसमें जो इम्प्रूवमेंट आएगी या जो प्रोग्रेस होगी वो भी स्टेप बाय स्टेप होगी। और अगरचे वो आपकी बात दुरुस्त है कि अमेरिका अपना प्रेशर ईरान पे बरकरार उसको कायम रखा हुआ है उसने, और वो ये जो अब लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश आ रहा है वो भी उसी एफर्ट की एक कड़ी है। लेकिन ईरानियों ने पहले भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मुकाबला किया है, और वो मेरे ख्याल में इसके मुकाबले के लिए भी वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं, और वो अपना मुकाबला उनके साथ जारी रखेंगे। लेकिन साथ साथ मुझे नज़र आता है कि ईरान की भी एक साफ ज़ाहिर कोशिश है कि अगर कोई उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तस्वीर हो सके, एग्रीमेंट हो सके, पीस एग्रीमेंट, तो वो हो जाए तो बेहतर है। और अमेरिका भी अब इस एक क्वागमायर में जो फंस गया है, तो वो भी एक फेस सेविंग के साथ उसमें से निकलना चाहता है। और फेस सेविंग ये पाकिस्तानी तो उनको, जी सर प्लीज़ कंप्लीट। अगर ये असेसमेंट मेरी दुरुस्त है, और पाकिस्तान जो मैंने अर्ज़ किया है कि 4 वज़राए ख़ारजा जो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्कों के हैं वो इस्लामाबाद में परसों इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी भी कोशिश यही होगी कि इस प्रोसेस को किस तरह से आगे ले जाया जाए। उसके लिए जो एक बहुत ज़रूरी ये है कि जितना जल्द हो सके अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक सीज़ फायर का ऐलान होना चाहिए कि महीने 1.5 महीने के लिए, ताकि एक और जवाबी साफ ज़ाहिर है कि वहाँ से अगर हमले नहीं होंगे तो ईरान भी अपना कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेगा गल्फ में या इसराइल के ख़िलाफ़। तो अगर ये सूरत हाल हो जाए तो वो जो एक वक्फा मिलेगा, उसमें बातचीत का एक शुरू होने का एक मुनासिब मौका आएगा, एक दरवाज़ा खुल जाएगा एटलीस्ट। और ये तो आगे जब तमाम वज़राए ख़ारजा बैठेंगे, बिल्कुल ठीक है सर, आपके पॉइंट आ गया। मैं हुसैन बाकरी साहब की तरफ चाहूँगी, बिकॉज वो चूँकि ईरान में मौजूद हैं और ईरान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन सबसे अच्छे तरीके से वही बता सकते हैं। तो अभी जैसे हौसियों की जानिब से भी इसराइल पर अटैक किया गया, फिर जो 15 निकात अमेरिका ने दिए हैं, एक मुज़ाकरात की डील चल रही है, ईरानियन अवाम और उनकी गवर्नमेंट क्या चाहती है? क्या वो मुज़ाकरात करना चाहती है? क्योंकि अगर मुज़ाकरात की विंडो खुलती है तो फिर उसके बाद फिर भी अगर अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से अटैक किए जाते हैं तो क्या फर्दर इसको बढ़ाया जाएगा? और पाकिस्तान का रोल बहुत वाइटल है। सो पाकिस्तान के बारे में क्या जज्बात है गवर्नमेंट के? आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान और पाकिस्तानी अवाम को ईरान से, तेहरान से सलाम अलैकुम।
इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ जो एम्बेसडर साहब से आपने पूछा। ज़ेलेंस्की साहब, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, इन्होंने तकरीबन पिछले सालों से रशिया के साथ लड़ाई में एक एक्सपीरियंस इनको मिला है, स्पेशली ईरानी ड्रोन्स को हिट करने का एक्सपीरियंस इनको पास है। वजह यह है कि ईरान ने रशिया को एक मुआहिदे के तौर पे शाहिद 136 के जो ड्रोन्स थे उनको मुहैया किया था, बड़ी तादाद में उनको फरोख्त की थी, और वो बहुत ही मौसर कार्रवाई कर चुके थे यूक्रेन के ऊपर। तो अभी जो ज़ेलेंस्की का ख्वाब है वो ये है कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है ईरानी ड्रोन और ईरानी मिसाइल्स को हिट करने का, तो आप मुझसे ये एक्सपीरियंस खरीद लें। इसलिए वो खलीजी ममालिक का दौरा भी कर रहे हैं और अमेरिका को भी अपने पेशनहाद दे रहे हैं, अपने हेल्प भेज रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, ज़ेलेंस्की को पहले सोचना चाहिए कि अभी तक 16% ऑफ टोटल टेरिटरी ऑफ यूक्रेन हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय रशिया। रशिया ने अभी तक 16% यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा जमाया। तो ये अपने मुल्क को बचाने की जगह अब पैसों के चक्कर में, जाहिर है, और प्रेशर भी बहुत है फाइनेंशियली उनके ऊपर, तो सऊदी अरब के साथ भी जो पैक्ट है वो ज़्यादा इस मौजू पर है कि अगर आपके ऊपर ड्रोन्स आते हैं या ईरानी मिसाइल्स आते हैं, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है, हम आपको ये एक्सपीरियंस सेल आउट करेंगे। फेयर इनफ। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ज़ेलेंस्की यूएई को दे सकता है, सऊदी अरब को दे सकता है, लेकिन अभी तक ज़ेलेंस्की को पता नहीं है तो जो तबाही ईरान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पेशली इनकी जो क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और शाहिद के बाद जो इन्होंने फदाइट वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना खौफनाक है। तो उनके लिए दूसरे मुल्कों को भी एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। दूसरी जो आपका मेन सवाल था मुझसे, मैं उसके बारे में आपसे अर्ज करूँ कि ईरान में कभी भी नेशनल असेंबली के अंदर किसी भी मुल्क के हक में नाराबाजी आज तक 47 ईयर्स में नहीं हुआ था। तो पिछले साल हमने देखा कि ईरान की जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान तशक्कुर के लिए हैं। और इस साल इस जंग में दो वाक़यात बहुत अहम हैं। एक वाक़या ये कि अब तेहरान की सड़कों पे, मशहद की सड़कों पे लोग और अवाम, ईरानी गवर्नमेंट में ईरानी अवाम पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि अब ईरानियों को पता चला है कि कितना अजीज है पाकिस्तान और कितना ईरान का साथ है। इसलिए मैं भी अपने आपके इस प्रोग्राम के थ्रू हर उस पाकिस्तानी से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जो ईरान का साथ दिया, इस्लाम का साथ दिया। तो क्या वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है? मैं तीसरी जो बात है, याद रहे, ईरान एक बहुत ही इंस्टीट्यूशनल कंट्री है। इसमें अगर सुप्रीम लीडर साहब को लगे कि अभी हमें मुज़ाकरात करने चाहिए तो सारे एक होकर मुज़ाकरात करेंगे। अगर सुप्रीम लीडर साहब ये कहें कि हमें लड़ना चाहिए तो एक होकर लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त ईरान में इतने भारी बमबारी के बाद तेहरान के ऊपर, कुम के ऊपर, मशहद के ऊपर, बंदर अब्बास के ऊपर, तकरीबन 10 से 12 सिटीज के ऊपर भारी बमबारी हुई है, आज भी तय हो गई है। तो जब आपके सर पे बम्स गिर रहे हैं, आप किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस प्लेइंग ए वेरी क्रूशल रोल और ईरान इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना भी रहा है और इसकी तारीफ भी कर रहा है। लेकिन पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ट्रम्प बहुत धोखाबाज इंसान है। पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि इस नेगोशिएशन के बीच में ट्रम्प अपने मफादात और अपने पार्टी के मफादात के लिए किसी मुल्क को और किसी शख्स को भी कुर्बान कर सकता है। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए अगर ये मुज़ाकरात को या कोशिशों को आगे लेके जा रहे हैं तो ईरान विल वेलकम। और ये बात मेक श्योर पाकिस्तान भी करेगा कि ईरान के साथ किसी भी किस्म की, या ईरानी हमारे जो बहन भाई हैं उनके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती ना हो। भट्ट साहब, ये ईरान की बढ़तरी कौन फाते है कुछ नहीं, और जावेद हुसैन साहब ने भी बड़ा अच्छे से बता दिया कि किस तरीके से ईरान को क्या अपर हैंड है और किस तरीके से वो पूरी सिचुएशन को लेके बड़े अच्छे से चल रहा है। बट ये बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात हो रही है कि कहाँ से दाखिल होंगे बूट्स ऑन ग्राउंड, कहाँ से? इराक भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान से बलूचिस्तान का भी रास्ता निकलता है, तो कहाँ से ये बूट्स ऑन ग्राउंड, इस पर ज़रा हमें बताइए। फिजा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि अभी तक कल के प्रोग्राम में भी हमारा कंसेंसस इसी बात पे हुआ था कि ईरान अभी तक जंग में 2 कदम आगे है और फातिहा बनता जा रहा है। लेकिन जो आप बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रही हैं, तो अगर आप नक्शे पे देखेंगी ईरान को
तो उसकी ज़मीन बड़ी सख्त ज़मीन है, कोई इतना सौखा नहीं है ईरान के अंदर घुसना। क्यों घुसना सौखा नहीं है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप मगरिब की तरफ से गौर करेंगी तो ज़ग्रोस माउंटेन दीवार की तरह खड़े होंगे। अच्छा, मगरिब के साथ आप शुमाल की तरफ देखेंगी तो अल्बरोज माउंटेन बिल्कुल अंदर दाखिल, कुदरती रुकावट जो है वो बनी हुई है। अच्छा, अगर आप मतलब कि इनसे अगर आप अंदर जाते हैं तो पहाड़ है, सुरंगें हैं, तंग जगह है, और इतनी जदीद फौज के लिए भी दर्द सर बन जाएगा अगर ये मगरब और शुमाल की तरफ से आप ईरान के अंदर एंटर होते हैं। हाउएवर, अमेरिका ये सोच रहा है कि मगरब में अगर उसको इराक सबसे ज़्यादा नज़र आता है, कि इराक से अगर वो नज़र आता है वहाँ से वो सरहद पार कर सकता है, लेकिन वो वहाँ से अगर पास करता है तो वहाँ पर भी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स जो है वो वहाँ पर मौजूद है, यानी कि इराक से भी दाखिल होता है, फिर भी उसको दुश्वारी आती है। अच्छा, ये अगर ये आप मगरिब, मशरिक और शुमाल को देख लिया, अब आप ज़रा गौर करें कि आप जनूब की तरफ आए तो जनूब से अगर दाखिल होता है तो वहाँ पर समुंदर है, पर्शियन गल्फ़ आ जाएगा। अब जब पर्शियन गल्फ़ आ जाएगा तो वहाँ पर उनकी जो किश्तियाँ हैं छोटी, मिसाइलों, बारूदी सुरंगों और छोटी रफ्तार ख़तरनाक जोन है, लिहाजा जनूब की तरफ से भी मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। अब शुमाल की तरफ से टर्की रह जाता है जहाँ से, लेकिन टर्की कभी भी अमेरिका को एट एनी कॉस्ट ईरान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगे मशरक में तो अफ़गानिस्तान आ जाएगा। अफ़गानिस्तान से वो अमेरिका निकल चुका है, वहाँ कोई भी ज़मीनी कार्रवाई जो है उसका तस्वर मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। और आखिरी बात जो आपके सवाल की है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान के रास्ते भी सरहद मिलती है, हाँ दुरुस्त बात है आपकी, मिलती है सरहद, लेकिन हम एक एटमी रियासत है, अल्लाह की रहमत से एक हमने भारत जैसे कद्दावर शख्सियत को बुरी तरह पीटा है। तो इस तरह हम अपने भाई ईरान, अभी जैसे मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब फरमा रहे थे कि वहाँ पर शुक्रिया और तशक्कुर के नारे लग रहे हैं, तो मैं भी बाकरी भाई आपको अपनी पूरी कौम की तरफ से कहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह एंड ऑफ वार तक हम 100% आपके साथ खड़े हैं। लेकिन काइंडली आप मुझे ये भी रहनुमाई फरमा दें, मैंने तो जो नक्शे से और जो स्टडी की है मुझे तो नज़र आते बूट्स ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप चूंकि खुद बेस करते हैं वहाँ पर, कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका वैसे तो शिकस्त जो है उसको बाहर होती जा रही है। अब ये लास्ट ट्रम्प कार्ड रह गया उसके पास कि वो ज़मीन पर फौजी उतार दे। कौन सी ऐसी जगह मेरे नाज़रीन को हमें आगाह फरमाए मोहम्मद हुसैन भाई। देखिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड, अगर गवर्नमेंट को चेंज करना हो तो उनको तेहरान में आना चाहिए, लेकिन फिलहाल ट्रम्प अपने मकसद में नाकाम होते हुए इस मकसद से भी पीछे हट गए कि हम गवर्नमेंट को चेंज नहीं करेंगे। तो फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड क्यों करना चाहो? उसकी मेन वजह ये है, बूट्स ऑन द ग्राउंड ट्रम्प की नजर में दो मेन टारगेट्स को अचीव करेगा। एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, तो ईरान की ऑयल के ऊपर कंट्रोल करने। इन दोनों मकसद के लिए दो ही ऑप्शन इनके पास है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो एनालिस्ट हैं वो बताते हैं कि अबू मूसा का जो जजीरा है और खार्क का जो जजीरा है, ये दोनों ट्रम्प के लिए एक बहुत ही खतरनाक चाल है। अगर इसके ऊपर फौजी उतारते हैं, हेलीबॉट करते हैं, इनको पहुंचा देते हैं, तो ईरान इसी तक इंतजार कर रहा है। अबू मूसा के ऊपर और खार्क आइलैंड के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे, मिसाइल बरसा देंगे, अपने फौजी भेज देंगे, और क्योंकि ये जगह जजीरे के तौर पे है, आइलैंड है, कोई सपोर्ट इनको नहीं मिल सकता, तो ये बहुत बुरी तरह से वहां पर फंसेंगे। इस साल हम ईरान सिंड्रोम के नाम से एक नया मुसीबत इनके सर पे खड़े करते हैं। तो वियतनाम में भी ऐसा ही हुआ था, आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ट्रम्प ये गलती, बहुत बड़ी गलती है, ये गलती कर बैठेगा, लेकिन अगर ये गलती कर बैठता है तो याद रखें कि हजारों ताबूतें अमेरिकन के सोल्जर्स की वापस जाएगी। उसके साथ साथ ईरान बहरीन के ऊपर, दुबई के ऊपर और कुवैत के ऊपर अपना फुट सोल्जर्स भेज देगा। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने बहुत ब्रीफली जो है हमारे व्यूवर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। लास्टली मैं जावेद हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँगी, बस हमें ये समझा दें कि अभी इस्राएली लीडरशिप लड़ाई का शिकार है। नेतन्याहू की जो मोसाद के चीफ हैं उनसे लड़ाई भी हुई है। अगर अंदर ही लीडरशिप टूट फूट का शिकार हो जाती है तो क्या इसराइल दबाव डालेगा अमेरिका पर कि इस जंग को प्रोलॉन्ग किया जाए?
मेरे ख्याल में इस काबिल नहीं है अब इस सूरत हाल में और जो हाल में कि अमेरिका को फोर्स करे कि वो इस जंग को आगे प्रोलॉन्ग करे, इसलिए कि जो सूरत हाल अमेरिका के अंदर डेवलप हो रही है, जो इंटरनेशनली डेवलप हो रही है और रीजनली डेवलप हो रही है, वो अमेरिका के लिए कोई इनकरेजिंग नहीं है, इनकरेजमेंट नहीं उसको हो रही, कोई हौसला अफजाई नहीं है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ख्याल ये ज़ाती तौर पे ये है, मेरी असेसमेंट ये है कि अमेरिका और ट्रंप जो हैं वो इस जंग को जो शुरू उन्होंने एक बड़ी सीरियस मिसकैलकुलेशन के बेसिस पे की, उसको अब वो इख्तिताम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारे यानी बात हमारे इस्लामी ममालिक जो कोशिश कर रही हैं बायलैटरली भी और एज ए ग्रुप भी कि एक बातचीत का रास्ता दोनों ममालिक के दरमियान यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान खोला जाए, वो शुरू में उसमें को मुश्किलात आएंगी, लेकिन मेरा ख्याल में उसकी तरफ दोनों ममालिक बढ़ेंगे। ख़ासतौर पर अमेरिका की अब ज़रूरत ये बनती जा रही है। तो इसलिए और एक मैं एक और चीज़ भी अर्ज़ कर दूं कि आपने सुना होगा कि ट्रंप साहब ने पहले 31 मार्च को चाइना जाना था, अब उन्होंने अपना जो विज़िट है वो पोस्टपोन करके 14 से 15 मई कर दिया है कि उनका ये ख्याल है कि उनसे अगले 3-4 हफ्ते में या 5 हफ्ते में उससे पहले वो किसी किस्म की ईरान के साथ उनकी कोई सेटलमेंट हो जाएगी। अब ये आसान मामला तो नहीं है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, हो सकता है ये पूरी ख्वाहिश ना हो, लेकिन इससे ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका लड़ाई को आगे प्रोलॉन्ग करने के बजाय इसको अब एक खात्मे की तरफ ले जाना चाहता है। और हमारी जो 4-5 मुसलमान ममालिक जो कोशिश कर रहे हैं उनकी भी कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई से किसी को ना तो ईरान को फ़ायदा हो रहा है ना अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ इजराइल खुश बैठा है, शायद उसको फ़ायदा हो रहा हो, बाकी खत्ते के ममालिक को सबको परेशानी और नुकसान हो रहा है। तो और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ख्वाहिश सबकी है कि इस मामले को डी-एस्केलेट किया जाए, मुज़ाकरात को शुरू किया जाए और जंग को जितना जल्दी हो उसको एक एग्रीमेंट, पीसफुल एग्रीमेंट की तरफ ले जाया जाए। तो इस वक्त जो है वो सब दुनिया की और रीजन की और ख्वाहिश तो सबकी है, बट एट द एंड इवेंचुअली जो दोनों पार्टीज हैं उन्होंने ही सेटलमेंट करनी है और पाकिस्तान में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन वो शहबाज शरीफ का 2 मरतबा एक हफ्ते के दौरान ईरानी सदर से रब्ता हुआ है, क्या गुफ्तगू हुई है, ब्रेक के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने जो ये मिशन उठा रखा है अपने कंधों पर, इसी सिलसिले में सुलह करवाने के लिए अब अहम वज़रा जो वज़ीर ख़ारजा हैं अहम ममालिक के, हमारे दोस्त ममालिक के जिसमें सऊदी अरब है, तुर्किया है, मिस्र है, इनके आ रहे हैं वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान में। और फिर अमन के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं ये सब मिल बैठ कर कोई राह निकाल दे तो कर दे। और इस पर जावेद हुसैन साहब ने हमें बड़ा ब्रीफली पहले भी एक्सप्लेन किया था। इस समय हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल भी मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। लेकिन पहले मैं जो है जावेद हुसैन साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। प्लीज़ हमें ये बताइएगा कि अभी जो वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं पाकिस्तान और एक तरीके से मुज़ाकरात की राह को हमवार करने के लिए ये सब कुछ कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये कोशिश कारामद होगी, ये दोनों फरीक मान जाएंगे? कोशिश के कामयाब होने के अच्छे खासे प्रॉस्पेक्ट्स हैं और उम्मीद की जा सकती है। देखिए इस वक्त दोनों ममालिक ने अपनी अपनी यानी अमेरिका ने और यहाँ दोनों ने अपनी पोजीशंस बड़ी क्लैरिफाई कर दी हैं कि वो क्या चाहती हैं। अपने अमेरिका का 15 पॉइंट प्लान है, ईरान का 5 पॉइंट प्लान है। अब वो दोनों पोजीशंस बहुत वाइड अपार्ट हैं, बहुत एक दूसरे से दूर हैं। और जो मुज़ाकरात का मकसद ये होता है कि किस तरह से दोनों फ्रीकैन को आपस में डायरेक्ट मुलाकात करके या इनडायरेक्ट निगोशिएशन से अपनी पोजीशन को वो उसमें कॉमन ग्राउंड की तलाश करें। लेकिन उस मुज़ाकरात के सिलसिले को शुरू करने से पहले बिल्कुल ये ज़रूरी है कि एक अमेरिका और इजराइल की तरफ से यूनिलैटरल सीज़ फायर का ऐलान किया जाए। जब तक सीज़ फायर नहीं होगी और ईरान के ऊपर हमले इन ममालिक के जारी रहेंगे तो किस तरह से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। बट सर दोनों पार्टीज के नुमाइंदे तो नहीं है, ये तो दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं। जब दोनों पार्टीज में से कोई भी नहीं टेबल पर होगा, आपको लगता है कि ये बाकी तमाम लोग मिलकर कोई राह निकाल सकते हैं? नहीं जी, वो इंटरमीडिएट है ना, ये अब एक जब ये परसों बैठ के आपस में बातचीत करेंगे तो उनको पहला स्टेप जिस पे गौर करना चाहिए वो ये है कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक सीज़ फायर को
यानी इन्फोर्स किया जा सकता है या उस पर उनको आमादा किया जा सकता है। तो इन ममालिक को अमेरिका को एक समझाना पड़ेगा कि अगर आप मुज़ाकरात के ज़रिए एक हल चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक फ़िज़ा माहौल जो है उसको साजगार बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो अपने हमले बंद करें फॉर ए पीरियड, वो शायद 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, ताकि एक मुनासिब साजगार माहौल तैयार हो, जिसमें फिर ये ममालिक कोशिश करें कि उनके नुमाइंदे दोनों साइड्स के किसी जगह पे इकट्ठे हों, या इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस करें या डायरेक्ट करें, आपस में बातचीत करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें। तो उनको अब उनकी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द किसी वो तस्वीर ऐसा हो जाए जिसमें फिर उनको फेस सेविंग मिल जाए। फेस सेविंग मिल जाए, यही कोशिश है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं गुल साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जो फेस सेविंग की बात कर रहे हैं सर, क्या सिर्फ पाकिस्तान ही है अभी करंटली जो कि फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को, और दूसरा कि कितना लॉस अभी तक ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं सिर्फ नॉट इन द अमाउंट ऑफ फिजिकली या उनके सोल्जर्स को, या वैसे उस अमेरिका की एक जो भरम था ना उसको कितनी ठेस पहुंची है कि भाई हम सुपर पावर हैं और पिटाई लगा दिया ईरान ने उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखिए, अमेरिका का तो जिसको कहते हैं ना इज्जत पलीद हो गई है, वो तो बात हकीकत है, और इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं रहा कि बतौर सुपर पावर उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक सवालिया निशान तो खड़ा हो गया। अब ये देखना यह है कि ये सवालिया निशान कितनी देर तक कायम रहेगा। अगर तो अमेरिका के अंदर ज़रा भी अकल हुई, जो कि लगती नहीं है, तो फिर तो ये जंग वो जितनी जल्दी ख़त्म कर ले। पाकिस्तान की इस टाइम पे एक खिदमत मौजूद हैं, और ख़ित्ते के अंदर लोग ये चाहते भी हैं कि अमन हो जाए, क्योंकि अरब दुनिया जो कि उनके लिए एक ATM का किरदार अदा कर रही है, इस टाइम पे उनका कारोबार मुंजमद हो चुका है, बल्कि नुकसान में जा रहा है। एयरलाइन को तकरीबन इन 1 महीने के अंदर 60 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जी, $60 बिलियन का नुकसान हुआ है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री को $60 बिलियन का तो सिर्फ UAE के अंदर नुकसान हुआ है। इसकी वजह से जो अगर कमाएंगे नहीं तो इनको कहाँ से देंगे अमेरिका को, दिस इज़ वन थिंग। जो दूसरी बात है आबनाए हुर्मुज़, वो तो बात तय हो गई कि वो ईरान के कंट्रोल में है आज भी और आइंदा मुस्तकबिल में भी। जो मर्जी हो जाए, ईरान को पीठ लगा दें, जो मर्जी कर दें, आबनाए हुर्मुज़ तो ईरान ही कंट्रोल करेगा। तीसरी जानिब जो बात नज़र आ रही है वो तन्हाई की है। अमेरिका तन्हा हो चुका है, कभी नेटो को धमकी लगाता है, कभी यूरोपियन यूनियन को, और कभी ना जाने किस किस को। खुद अपने आप को भी मेरे ख्याल में धमकी लगा देते हैं वो, जब उनको मौका मिलता है। लेकिन मसला ये है कि ये धमकियों से जंगें जीती नहीं जाती। हकायक और होते हैं। जब सारी दुनिया को पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना तमस्खर बना रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम मौजूद है और ईरान जो है भीख मांग रहा है, हम सबको पता है कि कौन भीख मांग रहा है। अभी उन्होंने आज की तकरीर में ये कहा कि 9 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए भारत के, तो अपने जो उनके 16 गिर गए हैं, और जो उनका F-18 और F-35 गिर चुका, जो उनके 2 दूसरे बहरी बेड़ा गर्क हो चुके, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड। अब लेकिन ये क्या अमन की तरफ जा रहे हैं? तो उसका तो जवाब मुझे अमन का नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप 5000 मरीन्स को, 2082 एयरबोर्न के ट्रुप्स को, USS ट्रिपोली को, जिसके ऊपर एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, और USS सैन डिएगो जो एम्फीबियस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप उनको भेज रहे हैं। आप खार के ऊपर हमले की बात करें। और ये अभी इतनी खूबसूरत बातें हमारे पैनलिस्ट ने की है कि पाकिस्तान का किरदार कैसे, पाकिस्तान के अंदर हम वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं, वी आर पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड पीस। लेकिन इंडिया को मसला क्या है हमसे, हम क्या करें? कभी वो कुछ बातें करना शुरू कर देता है, जेशा का कल हमने जिक्र किया था, अब उन्होंने डिसइंफोलेबल वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान का नाम लेकर, और ये खबरें फैलाई जा रही हैं। देखिए फ़िज़ा, भारत को शिकस्त के बाद अब थोड़ी सी एक आधी स्लैप पड़े काफ़ी देर हो गई है। अच्छा। जो उसको चैन नहीं आ रहा। मोदी साहब ने दौरा भी किया और 18,000 के करीब जानवर जो हैं वो इसराइल को भी दिए कि मैं आपको इनको वर्दियां बनाकर आपके पास भिजवा दूंगा। ये सारी बातें वो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसको समझ आ गई है कि इसके साथ लड़ाई जो है वो समझ नहीं आ रही है। अब उसको नज़र आ गया कि यहाँ से मारेगा, लिहाजा उसने इंफॉर्मेशन वारफेयर
में दिलचस्पी ली है और वारफेयर का महाज खोल दिया। लेकिन इस बार बंदूक उसके हाथ में नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया से वो पाकिस्तान के ऊपर उसने एक बहुत बड़ा अटैक किया है। अच्छा, गूस एक्स अकाउंट की बात सामने आई है। ये गूस एक्स अकाउंट जो है ये नाम ले रहे हैं ईरान न्यूज़ या ईरान टीवी। अच्छा जी, ना कोई तल्लक है ना कोई वास्ता है ईरान न्यूज़ का, ईरान टीवी का। भारत ने वहाँ से जैली अकाउंट अफगानिस्तान से और भारत में जो मौजूद है अफराद उनके अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो वहाँ से चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, बात ये है ये जो डिजिटल बैटल फील्ड है ना, मैं समझता हूँ अब AI कह ले, वीडियोस कह ले, ये जंगों में बहुत अहम हो गई है। नैरेटिव, आप एक नैरेटिव, ठीक कह रही हैं, नैरेटिव बनाते हैं और दूसरों की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, कंफ्यूज करते हैं और मिसट्रस्ट करते हैं। मतलब मैं पाकिस्तानी अवाम से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि सवाल ये अहम नहीं है कि कौन कर रहा है, भारत कर रहा है या इसराइल कर रहा है। सवाल यहाँ अहम है कि हम कितनी जल्दी इस बात का यकीन कर लेते हैं कि ये ईरान हमारे साथ नाराज हो गया या जनाब दूसरा मुल्क हमारे साथ नाराज हो गया। ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा कि ये जो मिसट्रस्ट फैलाया जा रहा है इससे हमको दूर रहना चाहिए। लेकिन आपकी इजाज़त से अब्दुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, भारत नहीं बाज आ रहा, पहले जंग की मुंह की खाई, अब आ गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर। ये कब तक हम इसकी ये बगैरतियाँ जो है, माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या ईरान जंग के बाद अमेरिका की अगर सुलह सफाई हो गई तो फिर लग रहा है आपको कि इस दफ़ा दम मस्त कलंदर हम करेंगे? अब्दुल्ला भाई जी, भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इनका मसला सबसे बड़ा जो है ना, वो जो जैसे पूछा गया कि इनका मसला क्या है, तो इनका मसला यह है कि ईरान का और पाकिस्तान का वो ये समझते हैं कि ये मशल के रख देंगे हमें, और वो तो हम मसलेंगे इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो जंगी सतह के ऊपर तो हमने मशल दिया, अब सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान का कद काठ बढ़ रहा है और उनको ये गम खाया जा रहा है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर साउथ ईस्ट एशिया का किरदार तो भारत को दिया गया था, लेकिन किरदार तो पाकिस्तान अदा कर रहा है। इसका मतलब है मुस्तकबिल में ये किरदार पाकिस्तान की झोली में आ पड़ेगा, जिससे न सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर तमाम सिक्योरिटी पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के हाथ में वो मईशत भी आ जाएगी, जिससे पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत न्यूक्लियर पावर के तौर पर, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभरा, बल्कि दुनिया के अंदर अमन लाने का भी काम किया। जिस पाकिस्तान को भारत के चश्मे से दुनिया देखती थी, जिसके अंदर एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बताया जाता था, आज दुनिया ने वो चश्मा उतार के फेंक दिया और अब वो हकायक की दुनिया से पाकिस्तान को देख रहे हैं और पाकिस्तान का एपी सेंटर ऑफ पीस के तौर पर समझा जा रहा है। जिन घोस्ट अकाउंट की आपने बात की, वो घोस्ट अकाउंट जो हैं वो तमाम के तमाम, देखिए, उनका 3 बुनियादी मकासद होते हैं। पहली बात यह है कि इनिशिएट करना, इनिशिएट भारत की डिश इन्फो लैब और वहाँ मुख्तलिफ अकाउंट से हुआ। उसके बाद प्रोलिफरेट कराना, उसको आगे फैलाना, उससे अफगानिस्तान और इजराइल से उसको मज़ीद फैलाया गया और फिर उसको एम्पलीफाई करना, मज़ीद उसको तक़वियत देना, ताकि जो यूट्यूबर और दीगर भगोड़े लोग पाकिस्तान के गद्दार मुल्क से बाहर बैठे हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों कही जा रही है? इसलिए ताकि पाकिस्तान का जो मशबत किरदार मगरिब और मशरिक़ वस्ता के दरमियान और ईरान के अवाम के साथ जो एतमाद साजी है उसको ठेस पहुंचाई जाए और 2 कौमों को आपस में एक दूसरे से बदजन किया जाए। ये दुश्मन के तरीक़ेकार होते हैं। इससे पहले भारत, आपको याद होगा कि अगर पुरानी किताबें पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि विष कन्या एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। ये कौन थी? जिनको बचपन से दूध के साथ जहर पिलाया जाता था, खूबसूरत लड़कियां होती थीं, फिर इनको दुश्मन के जो जगहें होती थीं उनके ऊपर भेजा जाता था ताकि ये दुश्मन के अंदर कोई ना कोई एक गलत किरदार अदा करें और आहिस्ता आहिस्ता जो जहरीले अपने, जिनको नाखून मार देती थीं, दांत काट लेती थीं, तो उससे जो उनका दुश्मन होता था वो मारा जाता था। ये इनका पुराना तरीका है। ये चाणक्य की फार्मूला है। ये चाणक्य का फार्मूला असल में हिंदुत्व का नजरिया उनको फेल होता नजर आ रहा है और यही वजह है ने उनको इतना नाक में दम करके रखा हुआ है ना कि इस वक्त अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हुआ है। तो वो आज आके आसान इजी टारगेट किया, पाकिस्तान को कर दो, पाकिस्तान की नफरत भेज दो, लेकिन अब उनकी आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे डिसइंफो लैब पे, लेकिन इसके पूरे इम्पैक्ट सब कुछ जो भी इंडिया कर ले, सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन कोशिश ये जो की जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से, अब दोनों जानिब से अटैक किए जा रहे हैं। मैं अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। अगर अस्सी भी अटैक करते हैं और इसराइल के अंदर इस टाइम सफ़े मातम बिछा हुआ है, अमेरिका भी अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर और वहाँ पर भी तकरीबन हर तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान को। इस दौरान मुज़ाकरात के लिए कोई आपको लग रहा है कि कोई राह हमवार होगी, कोई मुज़ाकरात होंगे, चाहे वो 15 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स की बात कर लें, इससे आगे कोई नेक्स्ट स्टेप बढ़ता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो टर्म्स डिक्टेट कराए। उसकी अपनी इंपीरियल ह्यूब्रिस होगी, उसके अंदर मगरूर होगा, वो तकब्बर होगा। लेकिन हकायक की दुनिया के अंदर सबको पता है कि ईरान बहुत मार रहा है उनको। ठीक है, ईरान इसकी बड़ी भारी कीमत चुका रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की जंग में और ईरान की जंग में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि अफगानिस्तान की जंग से दुनिया का कारोबार मुतासर नहीं हो रहा था। तेल के रास्ते नहीं बंद हो रहे थे, LNG के प्लांटों के ऊपर हमले नहीं हो रहे थे, मशरिक़ वस्ता इन्वॉल्व नहीं था, अमेरिका का ATM मशीन वहाँ उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, और दुनिया के तकरीबन जो 14% जो फ़ज़ाई रूट्स हैं वो मुतासर नहीं हो रहे थे। यानी कि हर 7 में से 1 पैसेंजर मुतासर हो रहा है, और इसी तरीके से एयरलाइन इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा था। अब आप सिर्फ इससे अंदाज़ा कर लें कि कतर एयरलाइन दिन में 2 लाख लोगों का खाना बनाती है, 240 फ्लाइट्स इंटरनेशनल चलाती है, जो कि इस टाइम पे 18 फ्लाइट्स पे आ चुकी हैं, और वो भी सिर्फ एवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैंने आपको सिर्फ एक एयरलाइन का बताया है, बाकी का तो हाल ही बुरा है। अब ये दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम पहलू है कि अमेरिका तो चाहता है, लेकिन क्या इजराइल चाहता है? अभी जो JD वेंस की और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनकी और जो बातचीत हुई इसकी नेतन्याहू की, उसमें के अंदर उन्होंने एक बात जो आई, उन्होंने कहा कि आपने तो हमें जो प्लान दिया था उसमें तो 48 घंटे थे, ये तो आपने बताया नहीं था कि ये तो बात हफ्तों पे मुहित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि क्या अमेरिका के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का इतना बड़ा जो कद्दू जैसा सर है, उसके अंदर अगर थोड़ी सी अगर उनको अकल भी अल्लाह ताला ने अता की होती तो वो इस किस्म की कम से कम खुद प्लानिंग करते, अपने लोगों के ऊपर इन्हिसार करते, अपनी CIA के ऊपर देखते, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को देखते। लेकिन एप्स्टीन फाइल आ गई ना, अकल तो थी सारी, एप्स्टीन फाइल आ गई बीच में। असल में एप्स्टीन फाइल का इतना घिनौना जुर्म है, और उसकी कीमत आप देखें कि ईरान को 2000 अभी तक शहादतों से चुकाना पड़ रही है, और ये एक मकरूह तरीन मेरे ख्याल में अमल है। लेकिन इससे सबसे बात मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, अमेरिका अपना सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने के लिए तगदौ कर रहा है, और अगर उसको चीन और रूस की गारंटी लेनी पड़ गई ईरान के मामले पे, जो कि ईरान कह रहा है कि हमें आयरन क्लैड गारंटी दें, तो इससे तो मतलब यह है कि वो अपनी सुपर पावर के अंदर शराकतदार बनाएगा 66% का चीन और रूस को, जिसका मतलब है कि सिर्फ ये 34% रह जाएगा। तो ये जो सुपर पावर होती है ना, इसके लिए इन्होंने कई चीज़ें कैलकुलेट नहीं की होती। इन्होंने इसके डिप्लोमेटिक इफेक्ट्स जो थे वो कैलकुलेट नहीं किए थे। अब जो तकरीबन इस टाइम पे $60 बिलियन का तो असला फूंक चुके हैं, $2 बिलियन रोजाना के हिसाब से। कथाकामी की माजरत चाहता हूं अब्दुल्ला भाई, आपने जो फरमाया है वो हिस्सा देना पड़ेगा, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त सुपर पावर अमेरिका नहीं कोई 3-4 ममालिक हो चुके हैं? एक तो ये बता दीजिएगा, दूसरा बता दीजिएगा कि कल ईरान के हवाले से अहम फैसला पाकिस्तान में होगा। 4 ममालिक के वजीर खारजा यहां पर तशरीफ ला रहे हैं, क्या इस मौके पर आप मशवरा देंगे? ईरान ने काफी कर लिया, अब कुछ सुलह सफाई नहीं होनी चाहिए? अब्दुल्ला साहब, 2 सवाल है सर। होनी देखिए भट्ट साहब, होनी तो चाहिए, और सुपर पावर्स का जहां तक जिक्र किया है, एक तो आपका और मेरा प्यारा पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अमेरिका जैसी ताकत को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। ऑलरेडी अमेरिका एक्चुअली एतराफ़ कर चुका है। आप जब देखें कि क्या किया
आयतुल्ला को 86 साल आयतुल्ला को 56 साल आयतुल्ला से रिप्लेस। दूसरी बात, जिन ममालिक के ऊपर सैंक्शंस की थी उनको अनसैंक्शन कर दिया। जिस ईरान का तेल बंद किया था 47 साल से, उसका तेल कबूल कर लिया। और साथ ही साथ जो है आबनाए हुर्मुज पे ये कह दिया कि मैं और आयतुल्ला दोनों मिलकर हम आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल करेंगे। यानी कि अपने मुतल्लिक मे बी का लफ्ज इस्तेमाल है और आयतुल्ला तो खैर है ही है। इससे ज्यादा और शिकस्त क्या होगी? अगले 10 दिनों में फिर अब्दुल्ला भाई ये बताते जाए, फिजा ब्रेक पे जा रही है शायद, अगले 10 दिनों में आपका तजर्बा क्या कहता है? अब क्या होगा? जंग बढ़ेगी या सुलह की तरफ आएगा काम? देखें, अभी तो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश करेगा। वो ईरान की शर्तों को रद्द करेगा और इजराइल इसके अंदर शरारत करेगा, हर हालत में करेगा। लेकिन इसके अंदर 10 दिनों में एक बात बड़ी अहम है, 31 मार्च 2026 जो आखिरी तारीख है स्टेट बजट पास करने का इजराइल के अंदर, और अभी तक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल 2 दफ़ा वायलेशन हो चुकी हैं जो कि शायद वो पास ना हो। और अगर ये पास ना हुआ तो एक आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा और हुकूमत 9-11 हो जाएगी इजराइल के अंदर। ऑलरेडी इजराइल के अंदर इस टाइम पे लोग सरापा एहतजाज हैं। उनको नहीं मालूम था कि बंकर के अंदर 30 दिन कैसे गुजरते हैं। उनको नहीं पता था कि कभी आयरन डोम फेल होगा और उनकी जो है ना बैंड बज जाएगा। उनको ये नहीं मालूम था कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रोया है उनका मंदूब, वो क्या कहता है 15 सेकंड होते हैं ईरानी में इजराइल के आने से पहले अलार्म बजता है, उसके अंदर अगर 3 बच्चे हों तो किसको बचाए आदमी? ये तमाम बातें शिकस्त का एतराफ़ हैं हजूर। ये भट्ट साहब, ये पाकिस्तान है जो मुल्क जो एक किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इजराइल की गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता क्योंकि हमारे सिफारती मरासिम नहीं है उनके साथ और ना हम रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब इंडिया है, इंडिया को आइसोलेशन का शिकार होना पड़ रहा है। देखिए ना, जो इंडिया आज़ाद खारजा पॉलिसी करता था, आज वो अमेरिका की गुलामाना पॉलिसी के लिए और इजराइल के जूते उठा रहा है। इस टाइम पे इंडिया को बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, चाइना से और दीगर दुनिया के ममालिक जूते खाने पड़ रहे हैं। ईरान से देखे ना, और मतलब अभी वो जो जयशंकर ने इंतहाई मायूब जबान इस्तेमाल की, तो वो ये ज़रा बता दे कि जो विशाखापट्टनम के अंदर जो ईरान का जहाज़ आया था, जो आपका एक दोस्त मुल्क का जहाज़ था, आपकी दावत के ऊपर आया था, आपने उसकी मुखबरी करके, आपने सहूलतकारी करके उसको शहीद करवाया और फिर आपने इतनी बेगैरती दिखाई कि आपको ये तक नहीं हुआ कि आप उन्होंने जब डिस्ट्रेस कॉल दी तो आप जाके उनको बचाते। हैट्स ऑफ टू श्रीलंका, जिन्होंने छोटा मुल्क होने के बावजूद बड़ा दिल दिखाया, बड़ा किरदार दिखाया। और ये एक बड़े मुल्क के छोटे लोग हैं जिनकी सोच के ऊपर हिंदुत्व और मुतसाबाना सोच हावी हो चुकी है। जयशंकर क्या बोलेगा, वो मेरे ख्याल में उसने वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो उसके खानदान का किरदार है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। और बड़ा ब्रीफ ने जो है वो पूरा इंडिया का किरदार भी डिस्कस कर लिया। बट स्टिल कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जब तमाम वज़ीर ख़ारजा आएंगे, मुलाकात होगी और इसमें पाकिस्तान का किरदार जिस तरीके से अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रहा है, वी रियली होप सो कि मीडिएटर के तौर पर हम जो है वो मुज़ाकरात करवा दें और दुनिया में अमन कायम हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।